पॉपकॉर्न टेल्स प्रेजेंट द वेलिंग। तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन साउथ कोरियाई हॉरर मूवी को, जो कि वन ऑफ द बेस्ट मूवी है ऑफ ऑल टाइम। इस मूवी का नाम है द वेलिंग, जो कि 2016 में रिलीज करी गई थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और ये काफ़ी डिटेल के अंदर वीडियो होने वाली है। इनफैक्ट मैं यहाँ पर आपको डिलीटेड सीन्स भी बताने वाला हूँ, जो कि आपने कहीं और देखे नहीं होंगे, क्योंकि ये चीज़ बाद में ही रिलीज करी जाती है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक बूढ़े व्यक्ति को देख सकते हैं, जो कि नदी किनारे बैठा हुआ फिशिंग कर रहा होता है। ये कौन है, इसका मकसद क्या है, इसके बारे में हमको मूवी में थोड़ी देर में पता चल जाएगा। खैर, उसके बाद में हमें जैक नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है और वो एक घर के अंदर किसी मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने आया हुआ था, लेकिन कातिल को पहले से ही पकड़कर वहां पर रखा गया था, जिसकी शक्ल काफी ज्यादा अजीब थी और उसके चेहरे पर यानी कि स्किन के ऊपर ऐसे निशान होते हैं जैसे कि उसकी स्किन जल गई हो और उनके ऊपर छोटे छोटे बबल्स आ रखे थे। जैक अब घर के अंदर जाता है तो अंदर उसको ढेर सारी डेड बॉडी दिखाई देती है, जो कि उसी कातिल के फैमिली मेंबर्स की होती हैं, जिनको वहां पर बांध कर रखा गया था। अब इनिशियली उसको ऐसा लगता है कि इनको यहाँ पर नहीं मारा गया, कहीं और मार के यहाँ पर रख दिया गया है, लेकिन सच ऐसा नहीं था। सच यहाँ पर यही था कि उसने इनको यहीं पर मार दिया था। फिर इसके बाद में वो और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करता है और एक कमरे में पहुंचता है, जहां पर कमरे की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां पर किसी ने जादू टोना किया हो। उस कमरे के अंदर एक खास तरह का पौधा भी होता है, जो कि जल गया था या फिर काइंड ऑफ सूख गया था, और उसके बाद में वो पौधा किसी इंसान की खोपड़ी जैसा लग रहा होता है। वो अब उस पौधे को छूने जाता है कि तभी उसका पार्टनर उसे पीछे से आवाज देता है और उसको वापस जाने के लिए कहता है, और वो दोनों ही स्टेशन वापस आ जाते हैं। और इस पौधे वाली चीज को आप ध्यान रखना, क्योंकि इसका आगे काफी ज्यादा महत्व है। फिर इसके बाद में इस कातिल को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवा दिया जाता है, क्योंकि उसकी आंखें और शक्ल ऐसी लग रही थी जैसे उसके अंदर से किसी ने जान निकाल ली हो। और वो दोनों जब स्टेशन वापस आ जाते हैं तो उसका साथी उसको बताता है कि कुछ दिन पहले ही एक जंगल के अंदर एक आदमी शिकार करने गया होता है, तो अचानक से उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया। जब वो आदमी उठकर देखता है तो वहां पर एक जापानीज आदमी होता है और वो उसका शिकार खा रहा होता है। अब अचानक से ही वह जापानीज आदमी शिकारी के सामने आ जाता है और वो जापानीज आदमी को देखकर शिकारी घबरा जाता है। और वो जापानी आदमी किसी इविल जैसा लग रहा था, उसकी आंखें पूरी लाल थीं और वह किसी दूसरी दुनिया का ही लग रहा था। लेकिन जैक को यहाँ पर उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। अब तभी वो लोग ये नोटिस करते हैं कि पुलिस स्टेशन की बिजली चली जाती है और वहां पर एक नेकेड वुमेन उनको दिखाई देती है। जब वो जाकर चेक करते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं होता। अब अगली सुबह जैक एक और साइट पर जाता है, जहां पर किसी ने अपने पूरे परिवार को मारकर जला दिया होता है और वो घर भी पूरी तरह से जल गया था। साथ ही साथ यहाँ पर हम उसी नेकेड वुमेन की बॉडी को हैंग होता भी देख पाते हैं, क्योंकि उसी ने अपने परिवार को मार डाला था और ये वही औरत है जो कि लास्ट नाइट उनके पुलिस स्टेशन के सामने आई थी। अब गांव वाले यहाँ पर ये बताते हैं कि असल में वो जो जापानीज मैन है, यानी कि जो शिकारी ने देखा था, उसी ने यहाँ पर ये सब किया है और वही ईविल है। उनका कहना था कि उस आदमी ने इस औरत को मॉलेस्ट किया था और उसके बाद से ही इस औरत ने अजीब सा बिहेव करना शुरू कर दिया। इसके बाद में उसने अपने परिवार को मार डाला और यह जापानीज मैन कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है जो कि हमको मूवी की स्टार्टिंग में फिशिंग करते हुए दिखाया गया था। खैर, अब जैक उस घर को इन्वेस्टिगेट करके घर के बाहर बैठ जाता है और तभी वहां पर एक लड़की आती है। वो बताती है कि जिस परिवार को मारा गया है वो उस परिवार को जानती थी, और वो लड़की ये भी बोलती है कि वो जापानीज आदमी इंसान नहीं बल्कि शैतान है और उसी ने पूरे परिवार को मारा है। वो लड़की जैक को अपने साथ घर के अंदर लेकर जाती है और एक एक सीन को ऐसे डिस्क्राइब करती है जैसे कि उसको सब कुछ पता हो। वो ये कहती है कि उसने सब कुछ अपने आंखों से देखा था। इनफैक्ट वो जैक को ये भी कहती है कि क्या उसने उस जापानीज मैन को अपने आसपास देखा है, जिस पर जैक हाँ बोल देता है। वो लड़की बोलती है कि उसे अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो इस परिवार के साथ हुआ वो जैक के परिवार के साथ भी हो सकता है, और हो सकता है कि जापानीज मैन का अगला शिकार उसकी फैमिली हो, क्योंकि वो उसी को बार बार दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर भी वही प्लांट होता है जो कि हमने मूवी में कई जगह पर देख रखा है। अब वो उस लड़की से और सवाल पूछने वाला था कि तभी जैक के पास में एक फोन आता है और वो बाहर चला जाता है। फोन पे बात होने के बाद में जब वो वापस आता है तो वह लड़की वहां पर नहीं होती, और इस लड़की का नाम होता है जिसका कोरियाई में मीनिंग होता है नो नेम। अब तभी जैक को घर के पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है और वो जब घर के पीछे जाता है तो वही जापानीज आदमी किसी को खा रहा होता है।
अब जैक इससे घबरा जाता है और वहीं पर गिर पड़ता है, जिसके बाद में वो जापानीज आदमी उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है, क्योंकि वो सिर्फ एक सपना देख रहा था या फिर ये सपने से ज्यादा कुछ और था। खैर, अगले सुबह जैक की बेटी जून की तबीयत खराब हो जाती है और वो उसे माइल्ड फीवर समझता है और अपनी जॉब पर चला जाता है। और जैसा कि सफेद कपड़े वाली लड़की ने बताया था कि जापानीज आदमी जिस किसी को भी बार बार दिखाई देता है वो उनके ही परिवार के पीछे होता है, और यहाँ पर चीजें अजीब होना शुरू हो गई थी। और यहाँ पर एक चीज और थी कि जब जैक और उसकी बेटी जून फिशिंग के लिए गए थे तो नदी के दूसरी पार वही जापानी दिखाई देता है। और मेरे ख्याल से यही मूवी के स्टार्टिंग वाला सीन था जहां पर वो अपने अगले शिकार के ऊपर नजर रख रहा था। खैर, अब जैक भी उस जापानी आदमी को ढूंढना चाहता था और वह उस आदमी को बुलाता है जिसने शिकार करते समय उस जापानी आदमी को देखा था। वो आदमी जैक और उसकी टीम को उस जगह पर लेकर जाता है। वो अभी उस स्पॉट पर पहुंचे हैं कि तभी मौसम खराब होने लगता है और शिकारी के ऊपर अचानक से ही बिजली गिर पड़ती है और वो घायल हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब बात थी, क्योंकि वो उस ओल्ड मैन यानी कि जापानीज मैन के घर के पास पहुंचने वाले होते हैं। यानी कि यहाँ पर गड़बड़ तो काफी है। खैर, तभी वहां पर जैक उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। अब उसी हॉस्पिटल के अंदर वही आदमी होता है जिसने स्टार्टिंग में अपने परिवार को मार दिया था, यानी कि सबसे पहला केस जो था। इस आदमी की बॉडी पर अजीब से निशान होते हैं और वो शिकारी को देखते ही कातिल अपने आप ही तड़पने लगता है और अजीब सा रिएक्ट करता है। उसकी बॉडी के बोन्स अपने आप ही ट्विस्ट होने लगते हैं और अजीब सी हरकतें करने लगता है। उसके मुंह से ढेर सारा खून आने लगता है और उसकी बॉडी ट्विस्ट हो जाती है, जिससे वो मारा जाता है। अब ये सब देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और जैक अपने घर पर वापस आ जाता है। घर पर वो ये देखता है कि उसकी बेटी भी उसी कातिल की तरह रिएक्ट कर रही होती है और यह देखकर वह बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गंदी गंदी बातें और बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही थी। इसके बाद में वह अपनी बेटी को गोद में लेता है और वो थोड़ी शांत होती है। अब इसी रात के बाद जैक की बेटी जून की हरकतें बिल्कुल बदल जाती हैं। वह अजीब बिहेव करने लगती है और वो एबनॉर्मल तरीके से खाना खाने लगती है। वो फिश खाने लगती है जो कि उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। और आपने नोटिस किया होगा कि जापानीज मैन भी यहाँ पर फिशिंग किया करता था, तो यानी कि यहाँ पर वो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर रहा है। अब ये देखकर जैक की जो मदर इन लॉ होती है वो जैक से बोलती है कि उसकी बेटी पर किसी शैतानी आत्मा का साया है, तो उनको किसी तांत्रिक को बुलाना चाहिए, जिस पर जैक मना कर देता है, क्योंकि उसको इस तरह की चीज़ों पर पूरा विश्वास तो नहीं था, लेकिन अपनी बेटी की हेल्थ के लिए वो मान जाता है। खैर, अब जैक वापस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और उसको एक आदमी मिलता है जो कि पेशे से एक प्रीस्ट होता है। वो एक कोरियाई था, लेकिन उसको जापानीज भाषा आती है। अब वह जापानीज आदमी के घर जाते हैं जो कि जंगल के बीचों बीच में होता है। वहां पर जापानीज आदमी नहीं था और ये देखकर जैक और प्रीस्ट घर के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाकर ये देखता है कि उसके घर में उन सभी लोगों के फोटोज होते हैं जो कि मारे गए। वो एक दूसरे कमरे में जाकर देखता है तो वहां का नज़ारा देखकर वह घबरा जाता है। उस कमरे के अंदर काला जादू का सारा सामान था और ऐसा लग रहा होता है कि अभी यहाँ पर कोई रिचुअल होने वाला है। और इतने में ही वो जापानीज आदमी वहां पर आ जाता है। उस आदमी के पास में एक काला कुत्ता भी होता है और जैक और प्रीस्ट जापानीज आदमी को देखकर घबरा जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं और बहुत मुश्किल से अपनी कार तक पहुंचते हैं। कार के अंदर बैठकर प्रीस्ट जैक को बोलता है कि उसे लगता है जापानीज का अगला शिकार जैक का परिवार है, क्योंकि उसे जापानीज के घर के पास एक जूता मिला होता है जो कि जैक की बेटी का ही था। जैक अपने घर पहुंचता है और सीधा अपनी बेटी के पास जाता है और उससे उस जापानीज यानी कि ओल्ड मैन के बारे में पूछता है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेंजली उसकी बेटी उसके बारे में कुछ भी बताने से मना कर देती है, जबकि वो जो शू होता है उसके ऊपर यहाँ जून का ही नाम लिखा हुआ था। अब ज्यादा पूछने पर उसकी बेटी काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और जब रात को जब उसकी बेटी सो रही होती है तो जैक जाकर नोटिस करता है कि क्या उसकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क है या नहीं। वो उसकी बॉडी पर देखता है कि उसकी थाई के ऊपर वैसे ही निशान होते हैं जैसे कि शुरुआत में उस कातिल की बॉडी पर होते हैं, जो कि हॉस्पिटल के अंदर अजीब सर्कमस्टेंसेस के चलते मारा गया था। यानी कि कहीं ना कहीं जैक समझ गया था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और ऐसा करने पर उसकी बेटी बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है
जो कि वो कभी भी नहीं किया करती थी। अब अगले दिन जैक एक बार फिर से उस जापानीज ओल्ड मैन के घर जाता है और घर पहुंचते ही उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। वहां पर कोई भी फोटो नहीं होती और वहां पर जापानीज मैन का कुत्ता होता है जो कि उस पर हमला कर देता है। यानी कि यहाँ पर सारे के सारे सबूत मिटा दिए गए। जैक अब गुस्से में कुत्ते को मार देता है और इतने में ही वहां पर जापानीज आदमी आता है। अब वो उसको धमकी देता है कि अगर वो 3 दिनों के अंदर इस गांव से बाहर नहीं गया तो वो उसको मार डालेगा, जिस पर हम यहाँ पर ये नोटिस करते हैं कि ओल्ड मैन कोई रिएक्ट नहीं करता। इसके बाद में जैक वहाँ से चला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से सारे सबूत गायब कहाँ हो चुके हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ी देर में जान लेंगे, जो कि काफ़ी शॉकिंग होगा आपके लिए। अब जैक अपने घर पहुँच जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ होती है, उसकी मदर इन लॉ होती है और उसकी बेटी जून होती है। यानी कि उसकी फैमिली के अंदर फ़िलहाल 4 लोग होते हैं। अब अगले दिन जब वो सुबह सोकर उठते हैं तो वो ये नोटिस करते हैं कि उनके घर के बाहर एक मरा हुआ गोट टांगा हुआ था, जो एक तरह की वार्निंग थी कि उन्होंने यहाँ पर जापानीज मैन के कुत्ते को मार डाला था, तो उसके बदले में शायद ऐसा किया गया होगा। हालांकि यहाँ पर अभी भी फिक्स नहीं है कि हुआ क्या है। यहाँ पर जापानीज मैन जो है वो कोई शैतान है या फिर यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है, इसके बारे में किसी को भी क्लियरली कुछ नहीं पता, क्योंकि ओल्ड मैन के खिलाफ यहाँ पर ज़्यादा कुछ सबूत है नहीं। लेकिन यहाँ पर बात इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि उस गोट को देखते ही यहाँ पर जैक को एक पार्शियल पैरालिसिस हो जाता है, जिसके चलते उसकी बीवी और मदर इन लॉ उसको एक नीडल थेरेपी दिलवाते हैं, जिसको एक्यूप्रेशर कहा जाता है, और जून को वहीं पर उसकी नेबर के साथ में छोड़ दिया जाता है। अब जब वो घर पर वापस आते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि जून एनी उस लेडी को जान से मार दिया था, जो कि बहुत ही शॉकिंग और वायलेंट बिहेवियर था उसकी बेटी का, जिसे क्लियरली हम देख सकते हैं। और वो अपनी मदर इन लॉ की बात मान लेता है और वहां पर उनको एक तांत्रिक भी मिल गया था। अब तांत्रिक आता है जिसका नाम शेमन होता है और वो पूरे घर को देखता है और जैक की बेटी को देखकर ये बोलता है कि उसकी हालत का जिम्मेदार वही जापानीज ओल्ड मैन है और उसी की वजह से आज उसकी बेटी की ये हालत हो गई है। इनफैक्ट एक पॉट के अंदर उसने रखा कुछ और होता है, लेकिन उसके अंदर से डेड रेवन बर्ड निकलती है। अब वो तांत्रिक यानी कि शेमन जैक से कहता है कि उसकी बेटी को बचाने के अब 2 ही रास्ते हैं, या तो वह उस जापानी आदमी को मार दे या फिर उस तांत्रिक को रिचुअल परफॉर्म करना होगा, जिससे उस ओल्ड मैन की काली शक्ति का असर उसकी बेटी से जाएगा। नहीं तो जो आज हालत उसकी बेटी की है वही हालत कल उसकी और बाद में पूरे गांव की हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी हो रही थी। अब ओब्वियसली जैक उस ओल्ड मैन को बिना किसी एविडेंस के मारकर कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहता था और इसलिए वो तांत्रिक के रिचुअल के लिए तैयार हो जाता है और इस रिचुअल का नाम यहाँ पर डेथ एक्स रिचुअल होता है। खैर अब यहाँ पर हम तांत्रिक की जगह एग्जैक्ट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, जो कि है शेमन। तो ये शेमन जो होता है वो रिचुअल की तैयारी करता है और वो जैक की बेटी की साइज की एक डॉल बनाता है और वहां पर मंत्र वगैरह पढ़ना शुरू करता है। लेकिन दूसरी तरफ हम उस ओल्ड मैन को भी देख पाते हैं जो कि किसी तरह का रिचुअल कर रहा होता है। अब जैक के घर पर शेमन यहाँ पर कुछ मंत्र पढ़ता है और उस डॉल को लेता है और उस डॉल की बॉडी की अलग अलग जगह पर चोट मारनी शुरू कर देता है। जिस जगह पर वह डॉल को मारता था जैक की बेटी को भी वहीं चोट लगती थी। इनफैक्ट वह दूसरी जगह ओल्ड मैन को भी वहीं चोट लग रही थी। अब शेमन के बार बार डॉल के ऊपर वॉर करने से जैक की बेटी की हालत खराब हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि मर जाएगी, और वो अपनी बेटी की इस हालत को देखकर उस रिचुअल को बीच में ही रुकवा देता है और अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाता है। उधर ओल्ड मैन की भी हालत काफी खराब हो चुकी थी और वो किसी ना किसी तरह से बाहर आता है और उस जापानीज आदमी को वहां पर वही लड़की दिखाई देती है जो कि जैक के पास में आई थी, जो कि उस फैमिली के बारे में बता रही थी जिसने सफेद कपड़े पहने होते हैं। जैक यहाँ पर अपनी बेटी के लिए काफी परेशान होता है और वो तांत्रिक उसको ये बोलता है कि रिचुअल बीच में ही रुकवाकर उसने गलती कर दी, क्योंकि उसने यहाँ पर जापानीज मैन को भी नहीं मारा और रिचुअल भी पूरा नहीं हुआ था, तो यहाँ पर वो बहुत बड़े खतरे में आ चुका है। अब जैक को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने कुछ आदमियों के साथ में उस ओल्ड मैन को मारने निकल पड़ता है। जब वो ओल्ड मैन के घर पहुंचते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं होता, लेकिन घर के पीछे एक अजीब सा आदमी बाहर आता है जो कि किसी ज़ॉम्बी की तरह लग रहा था, और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही है जिसकी बॉडी यहाँ पर उसी ओल्ड मैन को मिली थी। और मेरे ख्याल से उस रात जो रिचुअल कर रहा था वह यहाँ पर इसी को जगाने के लिए कर रहा था, क्योंकि एक सड़ा हुआ बॉडी एक मरा हुआ जिंदा कैसे हो सकता है। जैक उसको मारने जाता है लेकिन प्रीस्ट उसको रोक देते हैं और इतने में ही वो ज़ॉम्बी उस प्रीस्ट के ही गले के ऊपर काट लेता है।
जिसके बाद में ये सभी उस ज़ोंबी के ऊपर वॉर करने लगते हैं, लेकिन ढेर सारे वार करने के बावजूद भी वो मारा नहीं जाता। लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि वो ओल्ड मैन जो था वो झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था, और तभी अचानक से ही ये ज़ोंबी जो है वो अजीब सा बिहेव करने लगता है, और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके अंदर से जान निकल रही हो, उसके शरीर की हड्डियां ट्विस्ट होने लगती हैं और वो वहीं पर मारा जाता है। अब तभी ये सब लोग ओल्ड मैन को नोटिस कर लेते हैं, जो कि झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था। वो उसका पीछा करते हैं, लेकिन ओल्ड मैन जाकर एक खाई जैसी जगह पर छुप जाता है और वहां पर लटक जाता है, जिसको ये लोग देख नहीं पाते। जिसके बाद में हम जैक को देख पाते हैं, जो कि बहुत ही रोने लगता है, क्योंकि वो अपनी बेटी की सलामती चाहता था। सभी लोग जैक को संभालते हैं और उसके बाद में ये सभी अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि वो ओल्ड मैन उसी खाई से नीचे गिर जाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी हम नोटिस कर पाते हैं कि वह सफेद कपड़ों वाली लड़की वहां पर थी, और वह जापानीज ओल्ड मैन उस लड़की को देखकर तरकर भागने लगता है। लेकिन तभी होता यह है कि जैक की गाड़ी के आगे एक डेड बॉडी आकर गिरती है, और यह देखकर जैक काफी खुश हो जाता है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि ओल्ड मैन की बॉडी थी। और जैक और उसके साथ ही उस जापानीज ओल्ड मैन को खाई के अंदर फेंक देते हैं। और अब जैक घर वापस आता है और वो देखता है कि उसकी बेटी अब काफी ठीक हो गई थी। अब यहाँ पर दो चीज काफी अजीब सी होती हैं। एक तो ये कि वहां पर वही सफेद कपड़ों वाली लड़की खड़ी थी, तो ऐसा लग रहा था कि शायद उसने उस ओल्ड मैन को मार के वहां पर फेंक दिया है। दूसरी ये थी कि वो शेमन होता है जिसने यहाँ पर रिचुअल किया था, जो कि बीच में रोक दिया गया था। तो वो ये कहता है कि चारा डाल दिया गया है और वो लोग फंस चुके हैं, जो कि काफी अजीब सी बात थी। फिर अब यहाँ पर सभी को ये लग रहा था कि सारी चीज ठीक हो गई है, लेकिन तभी दूसरी तरफ जैक के साथी को दिखाया जाता है, जिसने अपने पूरे परिवार को मार दिया था, और वो भी वैसे ही बैठा हुआ था जैसे हमने मूवी की शुरुआत उस आदमी को बैठे हुए देखा था, जो कि हॉस्पिटल के अंदर अजीब से सर्कमस्टेंसेस में मारा गया था। अब तभी हम उस शेमन को देख पाते हैं, जो कि गांव के अंदर इधर उधर टहल रहा था, कि तभी वो एक घर के पास में आता है, जहां पर उसके नाक से और उसके मुंह से अचानक से ही ब्लड और वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। तभी हम नोटिस करते हैं कि वहां पर वही सफेद कपड़ों वाली लड़की थी, जिसने इस बार एक जैकेट भी पहनी हुई थी। वो शेमन को यह बोलती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है और उसको यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए, जिसकी बात वो मान भी लेता है, क्योंकि जैसे ही वो अपने घर के अंदर जाता है तुरंत ही एक रेवन बर्ड टकराती है, और उसको देखकर वह शॉक हो जाता है और उस गांव से निकलकर सीधा सोल की तरफ जाने लगता है। अब जब वो शेमन अपनी गाड़ी से गांव से बाहर निकल रहा था, तभी कोई अनजान शक्ति उसे वापस गांव के अंदर लेकर आती है, क्योंकि उसकी गाड़ी के सामने ढेर सारे कीड़े आ जाते हैं, जो कि असल में वहां पर नहीं थे। तो मेरे ख्याल से ये कोई ईविल शक्ति है, जो कि यह कहना चाहती है कि वो अपना काम पूरा किए बिना वापस नहीं जा सकता। यानी कि ये शेमन भी किसी ना किसी के साथ में मिला हुआ है, चाहे वो ओल्ड मैन हो सकता है या फिर वो व्हाइट कपड़ों वाली लेडी हो सकती है। खैर, अब वह शेमन जैक को फोन करता है और कहता है कि जिस जापानीज ओल्ड मैन को उन्होंने बुरा माना था, वह बुरा इंसान नहीं है, बल्कि वह तो एक अच्छा इंसान है, और वो तुम्हारी बेटी को सफेद कपड़ों वाली लड़की से बचा रहा था, क्योंकि वो सफेद कपड़ों वाली लड़की असल में काला जादू करती है, और वो जिंदा इंसान नहीं है बल्कि एक ईविल स्पिरिट है, और वही सबको मार रही है। अब इस वक्त जैक यहाँ पर पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था कि वो किस पर यकीन करें और किस पर नहीं। ये सुनकर जैक भागकर अपने घर जाता है और अपनी बेटी को देखता है, लेकिन स्ट्रेंजली वो घर पर नहीं होती। अब वो अपनी बेटी को ढूंढने बाहर जाता है, तो वही सफेद कपड़ों वाली लड़की उसको देखती है। तो जैक उसे अपनी बेटी के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि उसकी बेटी अभी भी घर पर ही है, और मैं उसको उस ओल्ड मैन के चंगुल से छुड़ाने के लिए तंत्र मंत्र कर रही हूँ। वो लड़की ये भी बताती है कि असल में वो ओल्ड मैन अभी तक मरा नहीं है, बल्कि जिंदा है, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान है। और ये बात बिल्कुल सच होती है, जिसके बारे में हमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जैक अपनी बेटी को देखने घर के अंदर जाने वाला होता है, लेकिन वह लड़की उसको रोक देती है और उसको बोलती है कि घर के अंदर तभी जाना जब उसे 3 बार मुर्गी की आवाज आएगी। यानी कि यहाँ पर एक रिचुअल चल रहा था, और यहाँ पर वही अजीब सा प्लांट भी होता है, जो कि बाकी घरों के बाहर लटकाया गया था। यानी कि ये लड़की बाकी सबको भी समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पर उसकी बात किसी ने भी नहीं मानी। खैर, इतने में ही मुर्गी की पहली आवाज आ जाती है, और उधर जैक की बेटी को दिखाया जाता है, जो कि घर के अंदर ही थी, लेकिन वो बहुत ही असामान्य तरीके से बहुत सारा खाना खा रही होती है, और तभी वो किचन में रखे हुए चाकू को देखती है। खैर, तभी हमें दूसरी तरफ उस प्रीस्ट को दिखाया जाता है, जो कि अब ठीक हो गया था। अब उसको विजन्स आने लगते हैं,
जहां पर वो जापानी आदमी अभी भी जिंदा है और वो सबको मारना चाहता है। खैर अब प्रीस्ट उठकर उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां से उन्होंने उस जापानीज आदमी को नीचे फेंक दिया था। अब वो धीरे धीरे खाई के अंदर उतरने लगता है तो उसे एक जगह पर गुफा दिखाई देती है और प्रीस्ट उसके अंदर चला जाता है। वहां पर वही ओल्ड मैन बैठा होता है जो कि गुफा के अंदर ही तंत्र मंत्र और काला जादू कर रहा होता है। इस दौरान हमें जैक को दिखाया जाता है जो कि अपने घर के बाहर ही खड़ा होता है और तभी उसके पास में वो शेमन का फोन आता है जो कि उसको ये बोलता है कि वह सफेद कपड़े वाली लड़की असल में शैतान है जो कि झूठ बोल रही है और तुम उसकी बात बिल्कुल ही मत मानना। और जैक को इतना सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड होकर घर के अंदर चला जाता है और अचानक ही हम देख पाते हैं कि फ्लावर्स होते हैं, वो जो ब्लॉसम हो चुके थे वो अचानक से सूखने लगते हैं जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जैक ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब अंदर जाकर वो देखता है तो उसकी बेटी ने उसके पूरे परिवार को मार दिया था, यानी कि उसकी वाइफ को और उसकी मदर इन लॉ को, और यह देखकर जैक बिल्कुल टूट जाता है। अब आप बोलेंगे कि जैक को वो घर में क्यों नहीं दिखाई दी, क्योंकि उसकी बेटी के ऊपर उस दानव का साया होता है। यहाँ पर वो सफेद कपड़ों वाली लड़की उसकी बेटी को बचाना चाहती थी पर वो जैक के घर के बाहर अब निराश होकर बैठ जाती है क्योंकि वो ये जंग हार चुकी थी। जिसके बाद शॉकिंगली हम उस शेमन को उसके घर के बाहर आता है और उनके घर की और उन लोगों की फोटो लेने लगता है जो कि काफी ज्यादा अजीब बात थी। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं मूवी के असली पत्ते। असल में ये जो शेमन था ना वो वही जापानी आदमी के साथ मिला हुआ था जो कि उसका साथ दे रहा था सभी की स्पिरिट्स को पकड़ने में, यानी कि जितने भी लोग मारे गए थे उन सब की स्पिरिट्स वह जापानी आदमी के पास जा रही थी, जिसमें उसकी मदद किसी और ने नहीं वो ही शेमन ने की थी। और इसका सबूत ये था कि जब वो अपनी कार में जाता है तब उसकी बैग गिर जाती है जिसमें कहीं सारे फोटो होते हैं जो लोग मारे जा चुके थे। अब आपको संदेह आ रहा होगा कि जब शेमन रिचुअल्स कर रहा था, वो गुड़िया को मर रहा था, तो वाह जापानी आदमी को दर्द क्यों हो रहा था, क्योंकि वहां पर वो सफेद कपड़ों वाली लड़की जापानी आदमी पर तंत्र मंत्र कर रही थी। अब आपका सोचना ये होगा शेमन को आखिर मिलता क्या था, तो सरल सी बात है, जब भूत बाधा वगैरह होती है तो आप शेमन के पास जाओगे, वो आपसे पैसे मांगेगा। तो यहाँ पर एक प्रॉपर व्यापार था उसका, लाइक यहाँ पर डेविल को तो अपनी सोल्स मिल रही थी, साथ ही साथ यहाँ पर उस शेमन का भी फायदा हो रहा था। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि सब हार चुके थे और शेमन अपनी कार लेकर जा रहा था अपने अगले शिकार की। और अगर आप इसी तरह की और भी फिल्म का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो कमेंट कर देना, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।